जय हिंद बच्चों। आज हम लोग साइंस के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल को देखेंगे। पहला सवाल है कि किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख दें तो क्या बनता है। ऑप्शन नंबर ए छाया। देखिए क्वेश्चन है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है, तो एक छाया बनता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल आपका है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होती है। तो लेंस की क्षमता के लिए फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। मीटर में रहेगा तो 1/f होता है, सेंटीमीटर में दिया रहेगा तो 100/f हो जाता है। ठीक है, तो 1/f का मान कितना दिया है, 1 दिया है, तो 1/1 का मतलब 1। और उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। अवतल लेंस के लिए क्षमता होती है ऋणात्मक होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डायोप्टर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में होता है, तो विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या है। तो किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक होता है मात्रक विहीन होता है, यानी कि कोई मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। कांच का अपवर्तनांक होता है 1.5। बर्फ का अपवर्तनांक होता है 1.31। वायु का अपवर्तनांक होता है 1.0003। क्या करके हम एक भी पढ़ सकते हैं। एक आता है जल। जल का अपवर्तनांक होता है 1.33 होता है। जिसका अपवर्तनांक जितना ही अधिक होता है उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता है। जिसका अपवर्तनांक जितना ही कम रहेगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही अधिक होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में है कि एक अभिसारी लेंस बनता है। एक अभिसारी लेंस किसको कहते हैं, उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अगर एक अभिसारी लेंस बनाता है तो कभी आभासी तो कभी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में है आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, प्रकीर्णन। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। लाल, नीला और हरा तीनों है। इसका ट्रिक होता है RGB, रेड, ग्रीन, ब्लू। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी राइट आंसर है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि बृहत संख्या में प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं कहाँ होती है। तो प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है रेटिना में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी। अगला सवाल देखेंगे। नेत्र में प्रतिबिंब बनता है कहां पर, रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल आपका है दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। दूरदृष्टि दोष उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका ट्रिक होता है, देखिए दूर 2 अक्षर कहते हैं 3, निकट 3 अक्षर का इसके लिए है 4। 3 से बनता है उत्तल लेंस, इसके लिए हो जाता है अवतल लेंस। तो ध्यान रखिएगा, दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है। 1/16 सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर है? तो जूल प्रति सेकंड, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा कितना के बराबर होता है? तो 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट में होता है, 1 यूनिट बराबर होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक होता है वाट। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर है, 1 किलोवाट घंटा कितना का बराबर होता है? अभी तुरंत बताएं, 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। अगला सवाल में कहा गया है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग ने, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये हो जाएगा आपका ऊष्मीय प्रभाव पर। ऑप्शन नंबर सी, ऊष्मीय प्रभाव। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है 1 माइक्रो एम्पियर बराबर है, 1 माइक्रो एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर -6 यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो प्रतिरोध के मान को बढ़ाने के लिए प्रतिरोधक को हमेशा जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने के लिए नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है। आयरन में भी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, हीटर में भी नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट जो बनाता है टंगस्टन का बना होता है। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है CO2 गैस, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का मतलब जो जीवों के द्वारा प्राप्त होता है, कौन कौन हो सकता है? पेट्रोलियम हो सकता है, प्राकृतिक गैस, कोयला, यानी कि इनमें से सभी, उपयोग सभी हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि सूर्य तथा अन्य तारों द्वारा उत्सर्जित विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन, ठीक है। वहीं अगर क्वेश्चन होता है परमाणु बम, तो परमाणु बम होता है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? भूमि सिंचाई, बिजली उत्पादन, जल आपूर्ति, इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, खिलौनों में किस सेल का उपयोग किया जाता है? खिलौनों में सूखा सेल का प्रयोग किया जाता है। सूखा सेल को ही हम लोग प्राथमिक सेल के भी नाम से जानते हैं, जिसे आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं, कहते हैं प्राथमिक सेल। जिसका आप चार्ज करके फिर दोबारा उपयोग करते हैं, कहते हैं द्वितीयक सेल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? अगर क्वेश्चन कहेगा कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो हो जाएगा हाइड्रोजन। अगर यही कहेगा एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो एनोड पर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन, ठीक है। एनोड पर ऑक्सीजन हो जाएगा, कैथोड पर हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, ZNO उपचयित हो रहा है, कार्बन अपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड उपचयित हो रहा है। एक होता है, आप लोग पढ़े होंगे ऑक्सीकरण, एक पढ़े होंगे अवकरण। इसको कहते हैं उपचयन, इसको कहते हैं अपचयन। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन का जुड़ना चाहे हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। जस्ट एक विपरीत, अगर हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन निकलता है, कहते हैं अवकरण। अब देखा जाए कि क्वेश्चन का है ZNO+C,
यहाँ पर ZN हो तो इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो जब ऑक्सीजन का निकल रहा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है? अवकरण। अगर यही रहता ZNO का अवकरण हो रहा है तो ये आंसर सही होता, जबकि क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करे कि कार्बन अपचयित हो रहा है। अपचयन के मतलब क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ना चाहे ऑक्सीजन का बाहर निकलना, इसमें हाइड्रोजन नहीं जुड़ रहा है तो ये भी आंसर नहीं हो पाएगा। करे कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयन के मतलब क्या होता है? कि ऑक्सीजन का जुड़ना, तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एक क्या कहेंगे? कार्बन उपचयित हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखा जाए, इसके लिए देखिए इसे होता है Zn प्लस HCl अभिक्रिया कर बन जाता है ZnCl2 प्लस H2, दोनों को संतुलित कर दिया जाता है, यह लगता है 2HCl। ठीक है, Zn एगो है, Zn इधर भी एगो है, क्लोरीन दूगो है, इधर भी क्लोरीन दूगो है, हाइड्रोजन एगो है, इधर भी हाइड्रोजन दूगो है, इधर भी हाइड्रोजन दूगो है। कौन सा गैस उत्पन्न हो रहा है? H2 हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में निम्नलिखित में कौन सा गैस चूना जल को दुधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी CO2। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है CaOH के होल्टवेस, कार्बन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर ये क्या अनबुझा चूना, तो अनबुझा चूना किसे कहते हैं? CaO को कहते हैं, CaCO3 एक कहते हैं हम लोग संगमरमर पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो आपका कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे, दंत मंजन प्राय होते हैं, दंत मंजन प्राय कैसे होते हैं? क्षारीय होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्षारीय। अगला क्वेश्चन है कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, एक कहते हैं मेथेनोइक अम्ल भी। आपका सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान होता है 10.5। ये भी सवाल आ सकता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की प्रकृति कैसी होती है? तो इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखा जाए, एक देखिए रासायनिक फॉर्मूला का होता है MgOH के होल्टवेस भी होता है, रासायनिक सूत्र MgOH के होल्टवेस, एक कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका हम लोग प्रयोग अपच की स्थिति में कर सकते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग कहाँ करते हैं? अपच की स्थिति में एंटासिड बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के MgOH के होल्टवेस, इसका पीएच मान लगभग कितना के बराबर होगा? 10.5 के बराबर, यानी इसकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। अगला सवाल देखेंगे, जस्ता का अयस्क है, तो जस्ता का अयस्क कौन है? जिंक ब्लेड, जस्ता का अयस्क जिंक ब्लेड है। एल्यूमिनियम का हो जाएगा बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड हो जाएगा। सीनेबर किसका अयस्क है? पारा का अयस्क होता है सीनेबर। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे, धातु जो सिर्फ अम्ल राज में घुलता है, अम्ल राज में कौन सा धातु घुलता है? तो आपका AU सोना, सोना का परमाणु संख्या होता है 79 होता है। ठीक है, लोहा के लिए होता है 26 परमाणु संख्या 26। कॉपर का होता है 29। एल्यूमिनियम का होता है 13। सब आप लोग को याद रहना चाहिए। अगर एक अम्ल राज में घुलता है, तो अब रही बात अम्ल राज कैसे बनता है? अम्ल दो अम्ल मिलकर बनता है HCl प्लस HNO3,
दोनों अम्ल मिल के बनता है HCl और HNO3। इसका अनुपात 3 होता है, एक अनुपात 1 होता है, 3:1 अनुपात में होता है। ठीक है, HCl और HNO3 मिल करके बनता है अम्लराज। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, ये जो होता है इसी में का घुल सकता है, सोना घुल सकता है, अन्यथा अकेले रहेगा तो कभी भी नहीं घुलेगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन आयनिक यौगिक नहीं है। आयनिक यौगिक हमारा हो जाएगा CO2 नहीं है। इसमें जब में धातु और अधातु दोनों आ जाते हैं तो आयनिक यौगिक कहलाता है, जिसमें केवल अधातु रहते हैं वो क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंधन। ठीक है, हमारा हो जाएगा CO2 आंसर। क्वेश्चन है, हीलियम गैस है, हीलियम एक कैसा गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस कौन कौन होते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, कौन कौन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये चीज आप लोग को जानकारी होना चाहिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आपका है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, हीरा का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है कि बेंजीन का अणु सूत्र बताइए। तो बेंजीन का अणु सूत्र होता है C6H6। ठीक है ना, C6H6। ये भी आपको जानना चाहिए कि C2H2 का क्या फॉर्मूला आता है। देखिए, देखो एल्केन पढ़े होंगे आप लोग, CnH2n+2 होता है, एल्कीन CnH2n होता है, एल्काइन CnH2n-2 होता है। ठीक है, इसमें देखिए इसके C2H2 है। ठीक है, तो देखना है कि C2H2 कौन का फॉर्मूला बनेगा। अगर हम इसे लिखते हैं, देखिए अगर सुनिए, अब देखिए कार्बन की संख्या अगर देखिए जितना है, अगर एक दोगुना से अगर 2 ज्यादा रहेगा एल्केन में आएगा, इसके दोगुना रहेगा तो एल्कीन में, दोगुना से 2 कम रहेगा तो एल्काइन में आएगा। 2 के दोगुना होता है 4, 4 से 2 कम है तो किसमें आएगा, एल्काइन में आएगा। अब देखिए कार्बन के नंबरिंग को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, 1 रहता है तो अगर पढ़ते हैं मेथ, 2 रहता है तो एथ, 3 रहेगा तो प्रोप, 4 रहेगा तो ब्यूट, 5 रहेगा था पेंट, 6 रहेगा था हेक्स, 7 रहेगा था हेप्ट, 8 रहेगा था ऑक्ट, 9 रहेगा था नॉन, 10 रहेगा था डेक। ठीक है, C2H2 है तो कार्बन की संख्या जितना रहेगा ओकरा से हाइड्रोजन की संख्या अगर दोगुना से 2 कम रहे, 2 दूनी के 4, 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, किस में आएगा, एल्काइन में आएगा। तो कार्बन 2 के लिए क्या पढ़ते हैं, एथ पढ़ते हैं, फिर क्या पढ़ेंगे, एथाइन, तो बनेगा आपका एथाइन। कार्बन की संख्या 2 एक से हाइड्रोजन 2 अधिक है, 2 दूनी के 4, इसमें आ जाएगा एल्कीन में आ जाएगा, तो देखिए तो एथीन हो जाएगा। CH4 इसमें आ जाएगा, कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ में आएगा। अब एक दोगुना से 2 अधिक, देखिए कार्बन की संख्या 1 है तो 1 के दोगुना होता है 2, 2 से 2 अधिक है यानी एल्केन में आएगा, तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। मेथेन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH4। ये सब चीज आपको जानकारी होना चाहिए। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कौन सा बंध बनता है। तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में हमेशा एकल बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितने बंध बनते हैं, एकल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अगर यही रहता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के परमाणु के बीच में कितने बंध बनते हैं, 3 बंध बनते हैं। ऑक्सीजन के 2 परमाणु के बीच में डबल बॉन्ड बनते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के देखिए बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन के परमाणु संख्या होता है 7, होता है 2, 5। अगर बाहरी सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन जरूरत एक होता है 3 गो, तब अपना अष्टक पूरा कर पाएगा, यानी कि त्रिबंध बनेगा। ऑक्सीजन के होता है परमाणु संख्या 8, होता है 2, 6। बाहरी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है,
यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा, तो एक में बनता है डबल बॉन्ड। सब याद रखिएगा, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड द्वितीय बॉन्ड, नाइट्रोजन में त्रिया बॉन्ड, हाइड्रोजन में एकल बॉन्ड। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है चूना जल का रासायनिक नाम बताइए। चूना जल का होता है CaOH के होल 12, क्या कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड। ठीक है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना भी इसी को कहते हैं CaOH के होल 12 को ही कहते हैं बुझा चूना। काली चूना किसे कहते हैं, CaO को कहते हैं काली चूना। ठीक है, एक कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये आपका रासायनिक नाम हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है चूना जल का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो कैल्शियम हाइड्रा ऑक्साइड, यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, यानी ऑप्शन नंबर सी। ग्लूकोज को होता है C6H12O6 होता है। एसिटिक अम्ल का होता है CH3COOH। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील है C2H4, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। तो मेंडलीफ ने कौन सा मापदंड अपनाया, परमाणु द्रव्यमान। अगर ये मोस्ले पूछे गए या मोजले तो परमाणु संख्या हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन क्षार धातु नहीं है। देखिए, पहला जो वर्ग के तो तत्व होते हैं वो कहते हैं क्षार धातु। ठीक है, दूसरा का जो रहता है वो कहते हैं क्षारीय मृदा धातु। ठीक है, तो पहला वाला में देखिए तो कह रहा है कि क्षार धातु नहीं है। तो क्षार धातु है कौन कौन, सोडियम हो जाता है, रुबिडियम हो जाता है, लिथियम हो जाता है। जबकि मैग्नीशियम जो होता है क्षारीय मृदा धातु में रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है ना, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सब किस में आ जाता है, क्षारीय मृदा धातु में रहता है। अगर क्षारीय धातु की बात की जाए तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब किस में आ जाएगा, क्षारीय धातु में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। अगला सवाल देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन समूह का सदस्य है। हाइड्रोजन समूह के लिए ऐसी क्या होता है, देखिए वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन वर्ग कहते हैं। इसमें होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टैटिन। ठीक है, फिर कल बाहर आई एंटी अस्टैटिन, एटी होता है। ठीक है, याद रहेगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टैटिन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और अस्टैटिन। ठीक है, अब कह रहा है कि हाइड्रोजन वर्ग का सदस्य है, तो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अस्टैटिन। अब देख लेना ऑप्शन में कौन है, ऑप्शन में कौन है आपका, ब्रोमीन, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अगला सवाल देखेंगे। सवाल आपका है जिंक की परमाणु संख्या कितना है। ठीक है, जिंक की परमाणु संख्या कितना होता है, 30 होता है। ठीक है, जिंक के लिए संकेत कितना होता है, Zn। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 27 किसका होता है, कोबाल्ट। 28 होता है निकेल के, इसका होता है कोबाल्ट, निकेल, कॉपर होता है। ठीक है, कोबाल्ट के कितना 27, निकेल के 28, कॉपर के 29, जिंक के 30। ठीक है, जिंक के परमाणु संख्या कितना होता है, 30। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विद्युत ऋणात्मक होते हैं। तो विद्युत ऋणात्मक कौन होते हैं, अधातु। विद्युत ऋणात्मक अधातु होते हैं, अगर धनात्मक आएगा तो धातु हो जाएंगे। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के किस ग्राम में चिपको आंदोलन के क्रम में महिलाओं ने जाने दी खेजड़ी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम देखेंगे। क्वेश्चन करें निम्नलिखित में किसके कारण पर्यावरण में संतुलन बिगड़ रहा है। तो बढ़ती मानव जनसंख्या, बढ़ती मानव जनसंख्या के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है कि पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो वस्तु का पुनर्चालन, वस्तु का पुनरुपयोग, वस्तु के उपयोग में कमी, इनमें से सब, यानी ऑप्शन नंबर डी ये राइट आंसर है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में सिलिकॉन का प्रयोग होता है। ठीक है,
इसका प्रयोग किया है सिलिकॉन का, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन मुख्यतः बायोगैस है? बायोगैस कौन होता है? मीथेन, यानी कि CH4, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत है, मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत को हम लोग कहते हैं इनामेल, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में कर रहा है जठर ग्रंथियां पाई जाती है, तो जठर ग्रंथियां पाई जाती है अमाशय में, जठर ग्रंथियां अमाशय में पाई जाती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? तो वसा के पाचन में कौन सहायक होता है? लाइपेज, ठीक है, प्रोटीन के पाचन में टाइलिन। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, पीत रस का रंग कैसा होता है? तो पीत रस का रंग कैसा होता है? पीला से हरा में परिवर्तित होता है, इसका रंग कैसा हो जाएगा? हरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों में श्वसन होता है, तो पौधों में श्वसन जो होता है तना में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, जड़ में होता है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? डी। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन है कि हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? तो हरे पौधे रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निष्कासन करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल हम देखेंगे, क्वेश्चन है कि किण्वन के फलस्वरूप कितने एटीपी का निर्माण होता है? इसमें होता है 2 एटीपी, इसमें अवायवीय श्वसन की प्रक्रिया होती है, इसमें 2 एटीपी की जरूरत होती है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, सामान्य डायस्टोलिक रक्तदाब कितना होता है? 80 mmHg होता है, और यही सिस्टोलिक प्रेशर कहेगा था 120 mmHg हो जाएगा, ठीक है। यही दोनों मिल करके बनता है मनुष्य का रक्तचाप, ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg। अगला सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस अंग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन जो होता है पत्तियों में होता है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन है कि अस्थि क्या है? अस्थि एक उत्तक है, अस्थि क्या है? एक प्रकार के उत्तक है। क्वेश्चन रहेगा किस प्रकार के उत्तक है? अस्थि एक संयोजी उत्तक है। तो कहता है रक्त कैसा उत्तक है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है, ठीक है। अगला सवाल हम देखेंगे, पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं, पादप में जो अपशिष्ट रहते हैं, ऑप्शन है छाल में, पत्तियों में, कोशिकीय रिक्तिकाओं में, इनमें से सभी में, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं, तो पौधे के उत्सर्जी पदार्थ टैनिन भी है, रेजिन, गोंद, और इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन आपका है कि स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र है, स्मरण शक्ति का मुख्य केंद्र कौन होता है? सेरिब्रम होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन में कहा गया जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। जड़ का अधोगामी वृद्धि, जड़ जो होता है हमेशा नीचे की ओर गति करता है, एकरा कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन। कौन सा अनुवर्तन? गुरुत्वानुवर्तन। अगला सवाल देखेंगे, एस्ट्रोजन स्रावित होता है, तो एस्ट्रोजन जो स्रावित होता है अंडाशय से स्रावित होता है, अंडाशय द्वारा। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, स्वपरागण निम्न में से किस पौधों में होता है? स्वपरागण जो होता है, स्वपरागण का मतलब होता है अपने से अपने, तो होता है उभयलिंगी में होता है। स्वपरागण की प्रक्रिया किसमें होती है? उभयलिंगी में होती है। अगला सवाल देखेंगे, अरे गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होते हैं? एंडोमेट्रियम, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? यानी ऑप्शन नंबर डी, शुक्रवाहिका, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन है अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को बोला जाता है। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में कहा गया है कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ के पादरी थे? यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रिया के। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इनमें कौन वर्गीकरण के सबसे ऊपरी पायदान पर अवस्थित है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका जगर। सबसे ऊपरी पायदान पर कौन है? जगर। अगला क्वेश्चन आपका है कि सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है जीवाणु और कवक दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका है
मांसाहारी जीवों को कहा जाता है, मांसाहारी जीवों का कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता, जो फसल होते हैं ओकरा को उत्पादक बोला जाता है, फसल को उत्पादक, उसको खाने वाले को यानी शाकाहारी को प्राथमिक उपभोक्ता, मांसाहारी को द्वितीयक उपभोक्ता बोला जाता है। अगला सवाल देखेंगे, अरे खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक कोषीय स्तर पर कुल ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले कोषीय स्तर का स्थानांतरण होता है? ऑप्शन नंबर सी 10%। यानी टोटल आपका 80 क्वेश्चन था, उनका समाप्त हो गया। इसी तरीका से अगले दिन एक अलग वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।